पजामे से मेरा गला और मेरा मुंह दबा दिया। बोला कि पुलिस तो बाद में आती, कांड पहले हो जाता है। साथियों, एक तरफ प्रदेश में आपदा आई हुई है और एक बहन मेरे साथ जो बैठी है, इस पे भी एक बड़ी आपदा आई है। किस प्रकार की आपदा है ये आप देख सकते हैं कि ये पारिवारिक आपदा है, मानवीय आपदा है। साथियों, मेरे साथ जो बहन है यह है तृप्ति नेगी, और तृप्ति दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन जो तृप्ति का पति है मनोज, उसने तृप्ति को किस प्रकार से प्रताड़ित किया है और किस प्रकार से इसकी जान लेने की कोशिश की और इसको मारा जाता है, इसको कमरे में बंद किया जाता है। उसके बाद जब तृप्ति पुलिस की मदद लेती है, लेकिन वहाँ की पुलिस यह कहकर मामले को टाल देती है कि आपके कोई गंभीर चोटें नहीं है। क्या जब इस बेटी की जान चली जाती तब पुलिस कार्रवाई करती? क्या इस बेटी को मारकर इसके घर वालों को ये बताया जाता कि आपकी बेटी मर चुकी है, तब क्या पुलिस जागती? बड़ा सवाल खड़ा करती है कानून व्यवस्था पर। और लगातार ऐसे मामले, बहुत सारे मामले हम आपके पास लाते हैं, और आज जो तृप्ति के साथ घटे है वो आपकी बेटी के साथ भी घट सकता है। बात करते हैं तृप्ति से कि क्या है पूरा प्रकरण। तृप्ति, क्या है पूरा प्रकरण, किस प्रकार की स्थिति? ये मुझे 2 साल से बहुत मारपीट कर रहे हैं। इनकी माँ मुझे 9 साल हो गए शादी को, 8 साल से कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी कि तू अपने घर से जब बेड नहीं लाई, चादर क्यों लाई, दहेज में तो तू लिपस्टिक ही लाई है, इसीलिए दांत पे लगी हुई है। कुछ ना कुछ हर बात पे सुनाती रहती थी। आज जब मेरे पास कुछ नहीं था तो फिर मैंने स्कूल में जाकर 3 महीने बिना सैलरी के ट्रेनिंग ली। तो फिर 3 महीने पूरे होने पर जब मैं वहीं जॉब लग गई थी, तो जिस दिन मेरा पहला दिन था उसी दिन मैं अपने बेटे को लेके 2 बजे घर आना था, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। तो उन्होंने तब तक वहाँ स्कूल में एक मेल डाल दी कि मेरा बेटा 12:30 बजे तक घर क्यों नहीं आया है, मैं तुम पे किडनैपिंग का केस कर दूंगा, या पता नहीं ऐसी कुछ मेल डाली। प्रिंसिपल मैम ने मुझे ऑफिस में बुलाया, बोला तुमने अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि तुम यहाँ जॉब लग कर रही हो? मैं कहा नहीं, मैंने अपने जेठ जी को और अपने बड़े बेटे को बोल दिया था। फिर उसके बाद प्रिंसिपल मैम ने मुझे घर भेज दिया। फिर उसके बाद जब मेरे अगले दिन सैटरडे को मेरी प्रिंसिपल मैम ने मुझे एक वो दिया फ़ोन में मैसेज की, वो मतलब अगर तुम्हें यहाँ जॉब करनी तो अपने हस्बैंड के साइन लाओ, और तुम्हारे यहाँ जॉब करने से हमें कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना बच्चा तुम ठीक 12:30 बजे छुट्टी होकर घर ले जाओगे। तो फिर मैंने अपने बड़े बेटे बोला कि इसमें पापा के साइन करवा। तो फिर उसके पापा ने कहा अभी रुक जाओ, अभी मैं पहले लीगली वो करता हूँ। उनने एक पेपर बना के दिया, उसमें लिखा हुआ था कि मैं तृप्ति नेगी हूँ, मैं अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती हूँ, मुझे जॉब करनी है, और मेरा पति इस बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और मेरा पति सब वो बच्चों को देखेगा, और मेरा जो भी पैसा पति का हो, जो मेरे गहने पति के हो, और जो भी मेरा सब कुछ पति का हो जाए। इसने ऐसा कुछ एक फॉर्म बनाया हुआ था, बोला इसमें साइन कर। मैंने अपनी बहन शीतल को और उषा को ये भेजा, तो उन्हें मना किया कि साइन नहीं करना है। और मैं अपनी दीदी से बात कर रही थी तो मनोज मुझे गाली गलौज करने लग गया। फिर मैंने जब बोला कि इतनी गाली क्यों दे रहे हो, मैं नहीं कर रही हूँ साइन, और इसका पता नहीं इसके ऑफिस के साथ किसी लड़की के साथ कुछ शायद चक्कर चल रहा है, मुझे अभी शक है, लेकिन मैंने खाली ऐसे ही बोला कि तेरा भी तो ऑफिस में लड़के चक्कर चल रहा है, उसको गाली दे, मुझे क्यों वो कर रहा है। तो ये एकदम मुझे मारने आ गया, इसने मुझे मारा, मेरा मुँह नोचा। फिर मैं पुलिस को फ़ोन कर रही थी तो इसने मेरा फ़ोन छीन दिया और फ़ोन ज़मीन में पटक दिया। उसके बाद इसने मेरे घूसा मारा मुंह पे, और फिर मेरे बाल पकड़ के ज़मीन में उल्टा लेटाकर मेरा गला दबाने लग गया और मेरा मुंह दबाने लग गया। फिर मैं अपने बड़े बेटे को आवाज़ लगाने लग गई कि यूने पुलिस को बुलाया, यूने पुलिस को बुलाया। तो इसने मेरे वहीं पे चेहरे पजामे से मेरा गला और मेरा मुँह दबा दिया। बोला कि पुलिस तो बाद में आती, कांड पहले हो जाता है, और तू क्या सोची यहीं पर मार दूंगा ना, मुझे तो पुलिस का भी डर नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद इसने मुझे छोड़ दिया और बोला बच्चों की वजह से तुझे छोड़ा, वरना आज मैं तुझे जान से ख़त्म कर देता, और मुझे पुलिस का भी डर नहीं है। आप इसके बाद पुलिस को शिकायत की होगी आपने?
फिर उसके बाद मैं रात भर वही कमरे में बैठी रही, डर के मारे बाहर कमरे में नहीं गई, और ये बच्चों को अपने साथ सुलाया इसने रात को। फिर मैं सुबह उठ के बालकनी में गई, वहाँ मैंने एक पर्चा लिखा, उसमें मैंने लिखा 100 नंबर पुलिस को बुला दो। फिर मैंने वो बालकनी में लेके खड़ी रही। फिर बगल वाली बालकनी में एक कोई भाभी जी है, उनने देखा, उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा पर्चा दिखाया, तो उन्होंने कहा ठीक है अभी बुलाते हैं। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन कर, अपने हस्बैंड को बोला, उनने फिर पुलिस बुलाई। फिर वो वही सोसाइटी के 3-4 लोग पुलिस को लेकर आए, फिर उन्होंने मेरी सहायता करी। तो जब पुलिस ने आपकी सहायता की तो आपने एफआईआर के लिए बोला होगा, तो उन्होंने एफआईआर लिखी कि नहीं लिखी? मैं जब पुलिस को एफआईआर लिखने के लिए बोला तो उन्होंने कहा कि इस पे ये मेडिकल करवाया था, तो उन्होंने कहा कि इस मेडिकल में तो इतनी गंभीर चोटें नहीं लग रही है, तो फिर ये एफआईआर नहीं होगी दर्ज। और क्या कहते हैं उसे, तो हमने कहा 0 एफआईआर करवा दो, तो उन्होंने कहा कि 0 एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी क्योंकि इतनी गंभीर चोटें नहीं है ये लगी हुई, मना कर दिया उनने। तो आप पौड़ी कैसे पहुंची फिर? पौड़ी मेरी दीदी ने एक कैब बुक करी, उसके बाद पुलिस थाने के बाद मैं अपनी बहन के घर गई, अपनी मामी की लड़की के घर, वो लेने आई थी। फिर उसके बाद उसने अगले दिन सुबह कैब वगैरह करी, उसमें मैं देहरादून आई, देहरादून से मेरी दूसरी दीदी ने कैब करी, फिर मैं पौड़ी तक पहुंची। तृप्ति, जब तुम्हारा पति तुमको परेशान करता है, क्या उसने कभी दहेज के बारे में बात की है तुमसे? कुछ ऐसे बारे में बात की है अभी? हाँ, बस लगा रहता था कि अपने जो भी मेरी चीज़ों को यूज़ नहीं करना है, मेरी मशीन में हाथ नहीं लगाया, तेरे बाप ने नहीं दे रखी, अपने बाप के घर से नहीं लाई है। जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था तो पापा ने यहाँ से सोने की चेन भेजी थी, तो इसकी माँ बोलती है कि कितनी पतली सोने की चेन दी है, थोड़ा मोटा नहीं दे सकते थे, और हर बार कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी। एक बार जब यहाँ आई थी तो पापा ने 100 रुपये का टीका लगाया, तो कहती है 100 रुपये की औकात दिख रही है मुझे, तेरे पापा को मेरी 100 रुपये की औकात ही रह गई बोल मेरी, ऐसे करके कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी। और ये भी कुछ ना कुछ सुनाता ही रहता था, लगातार ये दहेज के लिए कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे। लेकिन मैंने कभी अपने मायके में अपने पापा को, अपनी भाभी या दीदी लोगों को कभी इस बारे में नहीं बताया। लेकिन जब अब मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा बीत गया, मेरी सहन शक्ति न जा रही, तब जाके अब मैं सबको बता रही हूँ। पिछले साल भी मैं घर छोड़ के आ गई थी, लेकिन ये इसके माँ और बेटे दोनों लेने आए थे, विश्वास दिलाए थे अब ऐसा नहीं होगा, तब मैं इनके साथ वापस गई, लेकिन इन्होंने फिर मेरे साथ वही सब शुरू कर दिया। साथ तृप्ति की भाभी भी हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सीमा चौहान है। सीमा जी, तृप्ति के साथ जो घटना घटी है, इस पहले भी आपको इसकी जानकारी थी क्या? नहीं सर, ये पिछले साल जब आई थी, इससे पहले उसने हमें कभी नहीं बताया कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो पिछले साल जब ये घर आई बच्चों को लेके, तो उस टाइम पे भी उसने मारपीट करी थी इसके साथ करके कि फिर इसके सास ससुर भी आए थे घर में, मतलब मनाने के लिए कि चलो ठीक है अगली बार से ऐसा नहीं होगा, हम मेरे साथ चलो, ये वो सो ले गए जैसे मना के। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, एक मौका और दे देते हैं। तो इसके बाद भी सारा सुधरा नहीं, वही है, सास ने भी उसको प्रताड़ित कर रखा था और हस्बैंड भी मारपीट करने में लगा रहता था, और वो दहेज का मतलब उस पर वो करते थे, अपने मायके से कुछ नहीं लाई, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, मतलब ऐसे कपड़ों के ऊपर ही बोलती थी सास, ऐसे मत पहन, ऐसे मत पहन, लंबे लंबे सूट पहन, ऐसे कर, इस टाइप से। अब क्या चाहते हैं आप इसके? सर हम चाहते से न्याय मिलना चाहिए, और उसे यह है कि जेल के अंदर सलाखों के पीछे पहुँचाओ। कितने बुरे हाल कर दिए, कैसी थी वो, आज कैसी किस हालत पे पहुँच गई हो। तो देखा साथियों, पूरी कहानी आपने तृप्ति से सुनी, किस प्रकार की हैवानियत इसके पति के द्वारा इसके साथ की गई, और उसके बाद भी जो कि चोट के निशान अभी भी उसके चेहरे पर दिख रहे हैं, इसके बदन पर चोट के निशान दिख रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस कहती है कि जब गंभीर घाव नहीं है और आपकी एफआईआर नहीं होती है। पहले तो पुलिस को उसको हिरासत में लेना चाहिए था, क्योंकि जब विक्टिम उसकी शिकायत कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद तृप्ति पहुंची है, और अब तृप्ति पौड़ी से पुलिस कार्रवाई करने के लिए मजबूर है, यहीं से पुलिस कार्रवाई करेंगे क्योंकि मायका है। देखते हैं कि पौड़ी पुलिस क्या तृप्ति का साथ देती है या नहीं देती है। साथियों, इस प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे सरकार के लगातार होल्डिंग करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, और उसके बाद अगर बेटियों के साथ इस प्रकार की हैवानियत होती है और उसके बाद उनको इंसाफ नहीं मिलता है, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आखिर किसके लिए है? और जब हमारी बेटियां इनकी दरिंदगी का शिकार हो जाती हैं, तब हम सड़कों पर कैंडल मार्च और धरना प्रदर्शन करते हैं। तो क्यों ना तृप्ति के लिए एक नई मुहिम चलाई जाए, और इस प्रकार के हैवान जो पति है उसका मनोज, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। अगर आप सहमत हैं तो इस खबर को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि सरकार और प्रशासन की भी आंखें खुले
और इस बेटी को न्याय मिल सके। हिमालय प्लस के लिए पौड़ी से मैं प्रमोद खंडूड़ी।